हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी पावर्ड बाय माँ गायत्री साइंस क्लासेस, लोकनाथपुर, मंसूर चक रोड, दलसिंह सराय, समस्तीपुर। फॉर 10+1, 10+2 CBSE एंड बिहार बोर्ड, JEE मेंस, एडवांस, नीट, NDA, SCRA। तो स्टूडेंट्स, आप यूपीएस एकेडमी पर लगातार यहाँ से वीडियो लेक्चर भेजा जा रहा है, उसका लगातार आप अभ्यास कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूपीएस एकेडमी पर जो भी टीचर्स के टीम हैं, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 आपको मटेरियल दिया जा रहा है। हम आपको कहते हैं अगर उस मटेरियल को आप ठीक से पढ़ते हैं तो +2 का परीक्षा हो या फिर साइंस से रिलेटेड जो भी कंपटीशन होता है, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, उस सब परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के आइएगा। ये हम आपको दावा के साथ कहते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपीएस एकेडमी पर इतना अच्छा मटेरियल दिया जा रहा है कि कुछ लोग इसका अब कॉपी करने लगे। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि उसके भी रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन कुछ लोग अब कॉपी करना शुरू कर दिए। हालांकि वो कॉपी वगैरह सब जो किया हुआ मटेरियल रहता है, जो चीज़ होता है, वो और बेकार हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे किसी चीज़ का फ़ोटोकॉपी करवाइए और उस फ़ोटोकॉपी से फिर फ़ोटोकॉपी करवाइए तो लास्ट वाला जो आपको मिलेगा उसमें क्वालिटी धीरे धीरे घटते चला जाता है। तो वही कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो सब बेकार का चीज़ है। किसी का कॉपी करने से इंसान जिसका कॉपी कर रहा है वो तो कभी शायद नहीं बन पाएगा, वो खुद अपना भी जो पहचान है वो खो देता है इस चक्कर में। तो मेरे कहने का मतलब है कि यूपीएस एकेडमी पर आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लगातार इसका अभ्यास कीजिए और जो भी इससे रिलेटेड परीक्षा है निश्चित आपको उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, आपको सफलता हासिल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि यौगिक के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन हम बनाए थे आपको, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे। तो हमें उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था वो सब आप बनाए होंगे, आंसर लिखा दिए थे, आंसर तक पहुंच गए होंगे। आइए उसी को आज हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगला टॉपिक आपको पढ़ना है रेडिकल के लिए मोल का उपयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। बताए थे आपको कि पदार्थ 3 प्रकार का होता है, तत्व, यौगिक और रेडिकल। तत्व के लिए मोल का उपयोग करना हम लोग सीख चुके हैं। यौगिक के लिए मोल का उपयोग करना पिछले क्लास में आपको बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल के लिए मोल का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको जानना होगा ये रेडिकल है क्या। तो याद कीजिए, एक बार और हम जिक्र किए थे आपको कि किसी भी पदार्थ पर धन आवेश रहता है या उस पर ऋण आवेश रहता है तो उसको रेडिकल कहा जाता है। दुनिया के किसी भी पदार्थ पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तो उस पदार्थ को रेडिकल कहा जाता है। उसी रेडिकल के लिए मोल का उपयोग करना आज हम लोग सीखेंगे। और एक बात आपको बता दें कि ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक में आता है, जो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। आपको ये सब चीज़ अगर पहले से आता है तो चैप्टर आपके लिए आसान बन जाता है। बहुत सारे लोग यही सब चीज़ बिना पढ़ाए हुए चैप्टर शुरू कर देता है, जिसके कारण चैप्टर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा टॉपिक होता है उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक के मिलने से वो बना होता है, बहुत सारे टॉपिक का कंसेप्ट उसमें होता है। तो छोटा छोटा चीज़ अगर आप पढ़ के वो चीज़ पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है आपके लिए आसान हो जाएगा। और यूपीएस एकेडमी पर यही हम लोग कंसेप्ट के साथ वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं। बड़ा बड़ा चीज़ को आप देखिएगा एकदम इतना सिंपल कर दिया जाता है कि अगर कोई साक्षर भी है
मतलब सिर्फ अगर उसको अक्षर का ज्ञान है फिर भी वो आसानी से समझ लेता है। तो कोई रेडिकल लेके उस पर हम लोग सोचेंगे, अपने आप आपको रेडिकल के लिए मोल का उपयोग करना आ जाएगा। तो एक रेडिकल लीजिए और उस पर सोचिए। जैसे 1 मोल Na+, देखिए तो सोडियम पर 1 ठो प्लस दिए, तो ये अब रेडिकल हो गया, इसको पढ़ा जाएगा सोडियम रेडिकल। 1 मोल सोडियम रेडिकल में कणों का संख्या कितना होगा? हम लोग जानते हैं 1 मोल कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें कणों का संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होगा। लेकिन आपको ये भी बताए थे अलग अलग पदार्थ के लिए कण का मतलब अलग अलग होता है। तत्व के लिए कण का मतलब परमाणु होता है, यौगिक के लिए कण का मतलब अणु होता है, और रेडिकल के लिए कण का मतलब आयन होता है। एक ठो चार्ट बनवाए थे, उस चार्ट में ये सब चीज़ लिखा हुआ था। तो चूँकि अभी हम लोग रेडिकल का बात कर रहे हैं इसीलिए कण नहीं लिख के क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। मतलब 1 मोल सोडियम रेडिकल में सोडियम का इतना आयन होता है। 1 मोल दुनिया का कोई भी रेडिकल हो उसमें आयन का संख्या इतना ही होता है, 6.022 गुना 10⁻23। अब अगर कोई पूछेगा कि बताइए 1 मोल सोडियम रेडिकल का द्रव्यमान कितना ग्राम होगा, तो द्रव्यमान निकालना है इसका, तो सोडियम का परमाणु भार देखिए, सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम होता है। 1 मोल सोडियम रेडिकल का द्रव्यमान 23 ग्राम हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 1 मोल सोडियम रहता तब भी द्रव्यमान 23 ग्राम होता, 1 मोल Na+ है तब भी द्रव्यमान 23 ग्राम है, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको 2 मिनट के बाद इसका हम जवाब देंगे। अभी आप समझिए 1 मोल सोडियम रेडिकल का द्रव्यमान 23 ग्राम होता है, मतलब जो परमाणु रहेगा उसके परमाणु भार के बराबर होगा। इसको हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम आयन Na+, 1 मोल Na+ को 1 ग्राम आयन Na+ भी हम लोग लिख सकते हैं। ग्राम आयन तो मोल का ही दूसरा नाम होता है। रेडिकल के लिए चूँकि पदार्थ यहाँ रेडिकल है तो आप मोल नहीं लिख के चाहें तो ग्राम आयन भी लिख सकते हैं। 1 मोल Na+ कहिए या 1 ग्राम आयन Na+ कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो सोडियम पर 1 ठो धन आवेश उत्पन्न होगा। दुनिया का कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है, ये बात आप जानते होंगे। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो 1 ठो धन आवेश उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इधर प्लस लिखना होगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो सोडियम पर 2 ठो धन आवेश उत्पन्न होता, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखते। 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तो 3 ठो धन आवेश उत्पन्न होता, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लिखते। तो आइए इस पर हम लोग सोचते हैं, यही Na+ आप लिए, इसी पर हम लोगों को सोचना है तो कुछ चीज़ यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। कोई पूछेगा इस सोडियम के पास बताइए इलेक्ट्रॉन कितना, तो देखिए सोडियम का 1 परमाणु, किसी भी तत्व के 1 परमाणु में तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई पूछेगा प्रोटॉन कितना होगा, तो आप याद रखिए कि किसी भी परमाणु के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। आपको बताएंगे, परमाणु संरचना एक चैप्टर है, वो जब बताया जाएगा तो वहाँ एक फार्मूला आपको लिखाएंगे, Z = P = E। मतलब जितना परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो चूँकि इसके पास 11 ठो इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 11 ठो होगा। अब कोई पूछेगा न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसी परमाणु संरचना चैप्टर में आपको एक और फार्मूला बताएंगे, A बराबर P प्लस N, जहाँ A को पढ़ा जाता है द्रव्यमान संख्या, P है प्रोटॉन का संख्या, N है न्यूट्रॉन का संख्या। द्रव्यमान संख्या उतना ही होता है जितना परमाणु भार होता है। तो अगर आपको प्रोटॉन पता है, द्रव्यमान संख्या इसका पता है, मतलब परमाणु भार पता है, तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो सोडियम का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 23 होता है। P प्रोटॉन का संख्या देखिए 11 यहाँ रखें तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, 11 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 23 में से 11 घटाइएगा तो 12 आएगा। मतलब सोडियम के एक परमाणु में 12 ठो न्यूट्रॉन रहता है। अब आइए इस पर थोड़ा सोचते हैं। तो ये न्यूट्रॉन हम लोग देखिए इस फार्मूला से निकाले हैं, इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिए, A बराबर P प्लस N। इसका द्रव्यमान संख्या पता था, प्रोटॉन का संख्या पता था, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकाल ली। अब कोई कहेगा इसके पास बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए तो इसमें क्या हुआ तो ये बना, तो इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो Na प्लस बना। तो अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद बना। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना रह गया होगा, 11 था और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गया होगा। तो Na प्लस के पास कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन है तो कहिएगा 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना होगा, अब आप सोच रहे होंगे अभी तुरंत आप बताएं कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, लेकिन ऐसा तब होगा जब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, तब जितना इलेक्ट्रॉन होता था उतना प्रोटॉन हुआ था जो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर आवेश है तो इसमें बराबर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन 10 है तो सोचिए तो क्या ये प्रोटॉन का त्याग करके इसका निर्माण किया? नहीं, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन का। तो केवल इलेक्ट्रॉन घटेगा, पहले 11 था तब 10 हो गया। प्रोटॉन तो इसके पास अभी भी उतना ही होगा, मतलब जितना पहले प्रोटॉन था उतना ही प्रोटॉन इसके पास अभी भी होगा। तो Na प्लस में 11 प्रोटॉन होता है। कोई पूछेगा न्यूट्रॉन बताइए कितना होगा, तो न्यूट्रॉन भी तो ये त्याग नहीं किया है, पहले जितना न्यूट्रॉन था उतना ही न्यूट्रॉन अभी भी इसके पास होगा। Na प्लस के पास 12 न्यूट्रॉन होगा। अब कोई पूछेगा इसका द्रव्यमान संख्या बताइए, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, A बराबर P प्लस N। द्रव्यमान संख्या इसी फार्मूला से निकालें। तो देखिए इसके पास प्रोटॉन कितना 11 और न्यूट्रॉन कितना 12, तो 11 और 12 दोनों को जोड़िएगा तो 23 आ जाएगा। देखिए इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार 23 आ रहा, इसीलिए 1 मोल Na प्लस का परमाणु भार 23 ग्राम लिखे। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने से उस पदार्थ के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पड़ना भी नहीं चाहिए। आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता, नहीं के बराबर होता। तो जिसका द्रव्यमान नहीं होता है उसको हटने से कि जुटने से पदार्थ के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही हुआ है, पहले भी इसका द्रव्यमान था 23 ग्राम परमाणु भार, और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये बनाएगा तो इसका भी द्रव्यमान या परमाणु भार कितना होगा 23 ग्राम होगा। तब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने से पदार्थ के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता, नहीं के बराबर होता। जिसका द्रव्यमान ही नहीं होगा उसको हटने से या जुटने से द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों फार्मूला जो लिखे हैं ये आपको पढ़ना है। चैप्टर जब शुरू होगा परमाणु संरचना तो उसमें डिटेल से परिभाषा वगैरह सब आपको लिखा के ये फार्मूला हम लिखाएंगे। अब कोई दूसरा रेडिकल लेके सोचिए, जैसे 1 मोल OH माइनस। देखिए तो किसी भी पदार्थ पर ऋण आवेश हो या धन आवेश हो तो वो रेडिकल कहलाता है। 1 मोल OH माइनस है, ये भी रेडिकल है। इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड रेडिकल, हाइड्रोक्साइड रेडिकल।
तो 1 मोल OH माइनस में कोई पूछता आयन का संख्या बताइए, तो 1 मोल कोई भी रेडिकल हो आयन तो उसमें इतना ही होगा 6.022 गुना 10 का पावर 23 आयन। कोई पूछेगा 1 मोल OH माइनस का द्रव्यमान बताइए, तो 1 मोल किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना उसका सूत्रभार होता है। तो इसका सूत्रभार निकाल लीजिए। इसके सूत्र में ऑक्सीजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का भी 1 परमाणु है, तो सबका परमाणु भार जोड़ दीजिए, सूत्र भार हो जाएगा। माइनस 1 ठो है, इसका तो मतलब हुआ ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से या त्याग करने से तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है। तो इसका सूत्र भार निकालते तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम, तो जोड़िएगा तो होगा 17 ग्राम। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल OH माइनस का द्रव्यमान बताइए, तो 17 ग्राम आंसर होगा। 2 मोल OH माइनस का द्रव्यमान पूछता तो 34 ग्राम होता। 3 मोल का पूछता तो 17 तिया 51 ग्राम होता। इसी तरीके से 1 मोल CO3 डबल माइनस, देखिए इस पर 2 माइनस दिए हैं, इसको बराबर नहीं पढ़िए। CO3 पर हमेशा 2 ठो ऋण आवेश रहता है। इसको पढ़ा जाता है कार्बोनेट रेडिकल। कार्बोनेट रेडिकल को लिखता है लोग CO3 और ऊपर में 2 ठो माइनस। CO3 पर 2 ठो ऋण आवेश होता है। 1 मोल कार्बोनेट रेडिकल में आयन का संख्या कितना, इतना ही होगा। रेडिकल है और उसमें भी 1 मोल है, 1 मोल रेडिकल में तो आयन इतना ही होगा। कोई कहेगा इसका द्रव्यमान बताइए, तो आप लोग बिना कलम उठाए निकाल सकते हैं। सूत्रभार निकालना होगा। कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, 3 ठो है तो 16 तिया 48, 48 ग्राम आ 12 ग्राम 60 ग्राम। 1 मोल कार्बोनेट रेडिकल का द्रव्यमान 60 ग्राम होता है। 2 मोल का पूछेगा तो 120 ग्राम होगा। हम लोग चाहते तो यहाँ मोल नहीं लिख के लिख सकते थे 1 ग्राम आयन CO3 डबल माइनस। ग्राम आयन मोल का ही दूसरा नाम है। 1 मोल OH माइनस को लिख सकते थे 1 ग्राम आयन OH माइनस, दोनों एक ही बात होता। तो जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो आप इसको समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। CO3 डबल माइनस के 1 आयन में इलेक्ट्रॉन कितना। CO3 डबल माइनस मतलब कार्बोनेट रेडिकल के 1 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रहे 1 आयन का बात किए। तो आयन किसी भी रेडिकल का आयन देखना है तो आगे देखना होगा, कुछ नहीं है मतलब क्या 1 आयन है। तो इसके 1 आयन में इलेक्ट्रॉन निकालना, तो निकाल सकते हैं हम लोग। इसके 1 आयन में मतलब कार्बोनेट रेडिकल के 1 आयन में कार्बन का देखिए 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु और 2 ठो ऋण आवेश ऊपर में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण किया है। तो सभी परमाणु के कारण इलेक्ट्रॉन निकाल के जोड़ना पड़ेगा और फिर उसमें 2 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। जितना ऋण आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। कार्बन के 1 परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु में तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जितना उसका परमाणु संख्या होता है। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, तो 8 को 3 से गुना करना होगा, 24 इलेक्ट्रॉन। 24 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन और 2 ठो माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम ऐसे करके लिख देते हैं, कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ही ठो परमाणु, तो 6 को 1 से गुना कीजिए, जोड़। ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, 3 से गुना कीजिए, जोड़। इस पर 2 ठो ऋण आवेश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6 और 8 को 3 से गुना कीजिए 24, 24 6 30 और 2 32, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बोनेट रेडिकल के एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बोनेट रेडिकल के 2 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 32 दूनी 64 इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी तरीके से कोई अगर आपसे कहे कि सल्फेट रेडिकल के एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। सल्फेट रेडिकल का सूत्र होता है SO4 और ऊपर 2 ठो ऋण आवेश। तो ठीक उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं सल्फर के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। एक ही ठो परमाणु है, तो 1 से गुना कीजिए, जोड़। ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन और 4 परमाणु है, 4 से गुना कीजिए, जोड़। 2 ठो ऋण आवेश है, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, तो सबको गुना करके जोड़ लीजिए, 16 और 32 48 और 2 50 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट रेडिकल के एक आयन में 50 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फेट रेडिकल के 2 आयन में पूछता थे 100 इलेक्ट्रॉन होता। अब तो आप सीख गए होंगे OH माइनस के एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, कोई भी रेडिकल हो उसके एक आयन में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकलिएगा। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो 8 1 9 और 1 ठो ऋण आवेश है, तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट हम 10 लिख दी। वो तो आपको सिखाने के लिए पूरा दुनिया घुमाते रहते हैं, जब सीख जाइएगा तो तब तो बिना कलम उठाए हम लोग आंसर देंगे, बिना कलम उठाए भी आंसर बोल सकते हैं। तो कोई भी रेडिकल हो उसके एक आयन में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकाला जाता है। अब एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे आपसे कोई कहे कि 30 ग्राम CO3 डबल माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ई के ऊपर अगर माइनस दें तो आप इसको पढ़िएगा इलेक्ट्रॉन। तीस ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो सवाल में देखिए क्या दिया है, रेडिकल का द्रव्यमान दिया 30 ग्राम, इलेक्ट्रॉन का संख्या आपसे पूछा। तो इलेक्ट्रॉन तो बाद में निकालिएगा, ये रेडिकल है तो पहले आयन निकालना होगा। अगर कोई यौगिक रहता तो पहले अणु निकालना होता, अगर ये कोई तत्व होता तो पहले परमाणु निकालना होता। तो इलेक्ट्रॉन बाद में निकालिएगा, पहले आयन निकालना होगा। 30 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में कितना आयन होता है पहले वो निकालिए, और फिर आयन से इलेक्ट्रॉन पर चले जाइए। तो एक लाइन का संबंध लिखते कि 1 मोल CO3 डबल माइनस, इसमें कितना आयन, 6.022 गुना 10 का पावर 23 आयन।
द्रव्यमान कितना ग्राम, तो सूत्र बाहर निकाली, अभी निकाले थे 60 ग्राम आया था, तो 60 ग्राम के बराबर हो गया। एक लाइन का संबंध हम लोग लिख ली। अब इसी पर सोच देंगे, आंसर पता हो जाएगा। देखिए तो 60 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में इतना आयन, 60 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल इतना आयन के बराबर है। तो लिखते चुके 60 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल बराबर कितना आयन, 6.022 गुना 10 का पावर 23 आयन, नहीं इतना आयन। तो 1 ग्राम में निकाल लीजिए, 1 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में कितना आयन, तो 60 बटा में चला जाएगा, 6.022 गुना 10 का पावर 23 बटा 60 इतना आयन। लेकिन हमको निकालना है कितना ग्राम, 30 ग्राम में। तो हम लोगों को तो जितना में निकालना होगा उतना पर काम करना होगा। 30 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में निकाली, 30 गुना में चला जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 30 गुना में जाएगा, इतना आयन हो जाएगा। और तब तो 30 और नीचे 60 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.011। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं 3.011 गुना 10 का पावर 23 आयन, इतना आयन हो जाएगा। अगर सवाल में पूछता 30 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में कुल आयन का संख्या ज्ञात कीजिए तो आंसर यही होता, लेकिन आयन नहीं पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा। तो उस आयन से अब इलेक्ट्रॉन पर चले जाइए, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर यहाँ से लिखते हम लोग चुके CO3 डबल माइनस के एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, अभी निकाले थे। कार्बोनेट रेडिकल के एक आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 ठो है तो 24 इलेक्ट्रॉन, 24 6 30 और 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, 32 इलेक्ट्रॉन अभी निकाले थे। एक आयन में 32 इलेक्ट्रॉन, तो जितना आयन आया है उतना में निकाल लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन। लिखते हैं इसीलिए कार्बोनेट रेडिकल के 3.011 गुना 10 का पावर 23 आयन, इतना आयन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक में उतना इलेक्ट्रॉन, तो इतना में निकालेंगे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 गुना 3.011 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। जगह नहीं था नीचे लिख, गुना कर लीजिए। 32 को 1 से गुना कीजिएगा 32, हाथ में 3, 32 को फिर 1 से गुना कीजिए 32 और 3 35, हाथ में 3, 32 को 0 से गुना करेंगे 0, तो हाथ वाला 3 रखिए, दशमलव है तो दशमलव, 32 को 3 से गुना कीजिए तो 32 तिया 96, और 10 का पावर 23 जैसे था वैसे ही रह जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 30 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछा था, देखिए हम लोग निकाल लिए 96.352 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। 30 ग्राम कार्बोनेट रेडिकल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर किसी रेडिकल का द्रव्यमान दे और इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछे
तो जितना द्रव्यमान देगा उतना में पहले आपको क्या निकालना होगा, आयन का संख्या। आयन से फिर इलेक्ट्रॉन पर चले जाइएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग ऐसे ही बनाएं, नोट कर लीजिए। अब हूबहू इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा, सीख जाइएगा। सीखने के लिए तो आपको अपने से कोशिश करना होगा। तो एक क्वेश्चन हम इसी टाइप का दे रहे हैं। 48 ग्राम SO4 डबल माइनस में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन। तो आप इसको अपने से बनाइएगा। आंसर आपको हम बता देते हैं। 50 का 0, 5, 5, 150 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। आंसर इतना है 150.550 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। निकालिएगा अपने से, आंसर भी बता दी। और हूबहू पीछे वाले सवाल जैसे बना है उसी का नकल कर देना। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आंसर इतना ही आएगा 150.550 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्वेश्चन आपको दिए बनाने के लिए, अपने से इसको बनाइएगा। और डेली वीडियो लेक्चर जो जा रहा है आप उसको ध्यान से ज़रूर देखिए। मेहनत कीजिए, मेहनत के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, ज़िंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक विकल्प है, मेहनत। मेहनत करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तब ज़रूर मेहनत कीजिए। और आजकल तो इतना ज़्यादा सुविधा है, वीडियो लेक्चर वगैरह सब भेजा जा रहा है। आप घर बैठे बैठे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है। तो आप इसको लगातार देखते रहिए। हम लोग लगातार यहाँ से वीडियो लेक्चर आपको भेजेंगे। और आज इतना हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में अगला एक टॉपिक है मोलर आयतन, मतलब मोल और आयतन में संबंध। मोल का आयतन से क्या संबंध है, जैसे बताए थे पहला क्लास में कि मोल का संबंध 3 चीज़ से, संख्या से, द्रव्यमान से और आयतन से। मोल और संख्या में संबंध हम लोग पढ़े, मोल द्रव्यमान में संबंध पढ़े। अगले क्लास में आपको बताएंगे मोल और आयतन में कैसा संबंध है। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। बहुत जगह आपको उसका यूज करना होगा, बहुत सारा क्वेश्चन उस पर बनता है। तो आज इतना रखते हैं, अगले क्लास में इसी को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स।